एक लड़की जो पैदा तो हुई थी एक बंद दुनिया में, लेकिन उसका सपना था खुली हवा में सांस लेने का। जहां औरतों की जिंदगी पहले से लिखी जाती है, वहां अगर कोई लड़की अपने सपने चुन ले तो क्या होता है। ये कहानी है एस्टर की, जो धर्म, शादी और समाज की दीवारें तोड़कर आजादी की तरफ भागी। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है, जो इस पूरी कहानी की मेन कैरेक्टर है। उसका नाम एस्टर होता है। एस्टर एक बहुत ही सख्त यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती है। ये उसका धर्म और उसकी पहचान है, जहां हर नियम को बिना सवाल माने मानना जरूरी होता है। एक दिन एस्टर अपने कमरे में बैठी कुछ गहरी सोच में डूबी हुई दिखाई देती है। बिना किसी से कुछ कहे वो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगती है। उसके चेहरे पर डर भी है और एक अजीब सा फैसला भी। सामान पैक करने के बाद वो अपने कमरे से नीचे आती है। वहां कुछ यहूदी औरतें खड़ी होती हैं। उस दिन उनके समुदाय का एक धार्मिक त्योहार होता है। सभी औरतें एस्टर को त्योहार की बधाई देती हैं, लेकिन एस्टर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। थोड़ी देर बाद एस्टर वापस अपने कमरे में जाती है। वो अपना सारा सामान, यहां तक कि अपना मोबाइल फोन भी बेड पर ही छोड़ देती है। फिर वह अपनी दादी की तस्वीर उठाती है और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती है। तभी एक औरत उसे देखकर पूछती है, एस्टर, कहाँ जा रही हो? एस्टर जवाब देती है कि उसकी मदर इन लॉ को उसके पति की मां की जरूरत है, इसलिए वो वहीं जा रही है। इस पर वो औरत कहती है, लेकिन तुम्हारी मदर इन लॉ और उनका घर तो उस तरफ है, फिर तुम इस दिशा में क्यों जा रही हो? एस्टर कोई जवाब नहीं देती और अचानक वहां से भाग जाती है। अब तक हमें यह समझ आ जाता है कि एस्टर शादीशुदा है। इसके बाद कहानी में एस्टर के पति को दिखाया जाता है, जिसका नाम यंकी है। यंकी अपनी मां के घर खाने के लिए आया होता है। तभी उसकी मां उसे बताती है कि एस्टर अभी तक घर नहीं पहुंची है। ये सुनकर यंकी हैरान हो जाता है और गुस्से में बोलता है, ये लड़की हमेशा ऐसा ही करती है, हमेशा देर से आती है, आज पता नहीं कहां चली गई होगी। लेकिन दूसरी तरफ एस्टर भागते हुए अपने पियानो टीचर के घर पहुंच जाती है। असल में एस्टर पहले से ही भागने का फैसला कर चुकी थी और इस पूरे प्लान में उसकी टीचर उसकी मदद कर रही होती है। टीचर एस्टर को उसका पासपोर्ट और एक गिफ्ट देती है। एस्टर भावुक हो जाती है और टीचर से गले लग जाती है। बिना समय गवाए वो वहां से निकलती है और टैक्सी लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एस्टर अब बर्लिन जा रही होती है। अब सवाल यह है कि एस्टर ने अपना घर क्यों छोड़ा? अगली सुबह यांकी अपनी मां को भी बता देता है कि एस्टर घर छोड़कर जा चुकी है। ये सुनते ही उसकी मां को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, पता नहीं कहां चली गई वो, ऐसे अचानक कोई घर छोड़कर जाता है क्या? इस पर यांकी चुपचाप कहता है, मॉम, मुझे लगता है एस्टर मेरे साथ खुश नहीं थी, शायद इसलिए वो चली गई। मां जवाब देती है, लेकिन हमने तो आज तक उससे कुछ गलत नहीं कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर दूसरी तरफ कहानी हमें एस्टर के सफर में ले जाती है। एस्टर अब बर्लिन पहुंच चुकी है। वह एक घर के सामने आकर दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। काफी देर इंतजार करने के बाद थककर वो वही सीढ़ियों पर बैठ जाती है। सीढ़ियों पर बैठे बैठे एस्टर अपने बीते हुए कल को याद करने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता त्योहारों के दिनों में शराब पीते थे। यह बात घर में किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन उसके पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ कहानी बार बार पास्ट और प्रेजेंट के बीच आती जाती रहती है। कभी हम एस्टर के पुराने जीवन में चले जाते हैं, तो कभी वापस मौजूदा वक्त में लौट आते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। एस्टर अपने बैग से वो गिफ्ट निकालती है जो उसके टीचर ने उसे दिया था। दरअसल वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो रास्ते और लोकेशन ढूंढने में मदद करता है। उसे चालू करते ही एस्टर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि वो अकेली नहीं है। कुछ देर बाद एस्टर को सामने अपनी माँ दिखाई देती है। दरअसल वो बर्लिन में अपनी माँ के पास ही आई होती है, लेकिन जब वो अपनी माँ को किसी दूसरी औरत के साथ देखती है तो फिलहाल उनके पास नहीं जाती। वह दूर से ही सब कुछ देखती रहती है।
उधर यांकी की फैमिली हैरान होती है कि एस्टर अचानक आखिर जा कहाँ सकती है, जबकि एस्टर बर्लिन की गलियों में अकेले घूम रही होती है। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वो आजाद है। अब यहाँ हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि एस्टर जिस दुनिया से आई है वहां औरतों को एक तरह से कैद करके रखा जाता है। उन्हें अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं होती। आजादी सिर्फ मर्दों के लिए होती है और औरतों को बस नियमों में बांध कर रखा जाता है। इसी आजादी को महसूस करते हुए एस्टर एक कॉफी शॉप में जाती है। वहां वो देखती है कि एक लड़का कॉफी के कप संभालने में परेशानी महसूस कर रहा है। एस्टर उससे पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? लड़का मुस्कुराकर हाँ कह देता है। इसके बाद एस्टर उसके साथ कॉफी लेकर एक म्यूजिक स्कूल पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि वो लड़का एक म्यूजिशियन है। एस्टर उसकी म्यूजिक ग्रुप से भी मिलती है और उनकी परफॉर्मेंस देखती है। जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू होता है, एस्टर काफी भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एस्टर को बचपन से ही म्यूजिक सीखने का बहुत शौक था। लेकिन उसकी फैमिली बहुत सख्त थी। वहां लड़कियों को म्यूजिक सीखने या इस फील्ड में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। और यहीं से एस्टर की जिंदगी में एक नया मोड़ आने लगता है। कहानी हमें फिर से पास्ट में ले जाती है। जी हाँ, एस्टर अपनी फैमिली के साथ यांकी के घर आती है, क्योंकि आज दोनों की शादी को लेकर बात होने वाली थी। जब एस्टर और यांकी पहली बार आपस में बात करते हैं, तो एस्टर खुलकर बता देती है कि उसे म्यूजिक से बहुत प्यार है। लेकिन ये बात सुनकर यांकी साफ मना कर देता है। उसका मानना था कि लड़कियों को म्यूजिक सीखना या गाना बजाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनकर एस्टर को बुरा तो लगता है, लेकिन यांकी का दिल काफी साफ और नेचर अच्छा था। इसी वजह से एस्टर धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। प्रेजेंट में एस्टर के नए दोस्त बीच पर जाता है। समंदर किनारे मस्ती करने के लिए वो एस्टर को भी अपने साथ ले जाते हैं। एस्टर वहां सबके साथ जल्दी घुल मिल जाती है। बीच पर वो देखती है कि सब लोग कितनी आजादी से हंस रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं और जिंदगी को खुलकर जी रहे हैं। पहली बार एस्टर भी बिना किसी डर के पानी में उतरती है। उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला पल था जब वो अपनी मर्जी से जी रही थी। वो अपनी विग भी उतार देती है, क्योंकि उसके बाल छोटे थे। उस समाज में शादी के बाद औरतों के बाल काट दिए जाते हैं और बाल ढककर रखना जरूरी होता है। एस्टर के भी बाल काटे गए थे और जब तक बाल वापस नहीं उगते उसे विग पहननी पड़ती थी। लेकिन एस्टर साफ कह देती है, मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। कुछ समय बाद जब एस्टर घर से निकल जाती है, तो उसके टीचर का पता उसके घर वालों को मिल जाता है। उसका भाई वहां जाकर पता करता है। इसी दौरान वो एस्टर का फोन भी चेक करता है। फोन में एक वॉइस मैसेज मिलता है जो एस्टर ने अपनी मां को भेजा था। इस वॉइस मैसेज से उसे पता चलता है कि एस्टर मां बनने वाली है। ये सुनकर उसे हैरानी भी होती है और कहीं न कहीं खुशी भी। वो ये बात अपनी पूरी फैमिली को बता देता है। घर के बड़े साफ कह देते हैं, ये बच्चा इसी परिवार का हिस्सा है। किसी भी हाल में एस्टर को वापस लाना होगा। इसीलिए उसका भाई उसके साथ बर्लिन जाने की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एस्टर के पास फिलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। न घर, न पैसा और न ही सोने की कोई सुरक्षित जगह। मजबूरी में वो चुपचाप म्यूजिक स्कूल में घुस जाती है। वहां एक खाली कमरे में जाकर जमीन पर ही लेटकर सो जाती है। एक ऐसी लड़की जो कभी सपने देखने से भी डरती थी, अब उसी म्यूजिक स्कूल में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। फिल्म में हमें एस्टर के अतीत का एक अहम दौर दिखाया जाता है, जब उसकी शादी तय होने वाली होती है। इसी मौके पर उससे मिलने उसकी मां आती है, लेकिन मां के चेहरे पर साफ नाराजगी होती है, क्योंकि एस्टर की मां ने बचपन में ही अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। यही वजह है कि परिवार में आज भी उस फैसले को लेकर कड़वाहट बनी हुई है। एस्टर की दादी उसे अलग कमरे में ले जाती है और समझाती है कि अब उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। दादी उसे ये एहसास दिलाती है कि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भरी एक नई दुनिया है। इसके बाद परिवार एक औरत को बुलाता है,
जिसका काम ही होने वाली दुल्हन को शादी के लिए तैयार करना होता है। वो औरत एस्टर को विस्तार से समझाती है कि एक अच्छी पत्नी कैसे बनना होता है, पति और परिवार के साथ कैसे पेश आना चाहिए और किन बातों का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। वो खास तौर पर यह भी बताती है कि एस्टर को अपने यहूदी समुदाय की रस्मों और रिवाजों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस समुदाय के नियम कायदे बेहद सख्त हैं और यहाँ हर इंसान को उन्हीं तय नियमों के अनुसार जिंदगी जीनी होती है। ये ऐसे नियम होते हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है और जिनसे हटकर चलने की इजाजत किसी को नहीं होती। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। म्यूजिक स्कूल से निकलते वक्त एस्टर को अचानक बच्चों की आवाज सुनाई देती है। तभी कैटेकर की नजर उस पर पड़ती है। ये देखकर वो एस्टर से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एस्टर माफी मांगते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई थी, वो बस थोड़ी देर के लिए वहां सो गई थी। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल को शक हो जाता है कि एस्टर के साथ जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। इसलिए वो एस्टर को अपने साथ एक होटल ले जाता है ताकि शांति से बात की जा सके। वहां प्रिंसिपल एस्टर से कहता है कि अगर तुम्हें म्यूजिक का सच में शौक है या तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक बड़ा मौका आने वाला है। स्कूल में बेसहारा और मुश्किल हालात से आए बच्चों के लिए एक खास प्रोग्राम रखा जा रहा है। इस प्रोग्राम में जो बच्चे जीतेंगे उन्हें स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिलेगा। प्रिंसिपल एस्टर से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका फॉर्म भरवा सकता है। एस्टर थोड़ी देर सोचकर जवाब देती है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी। इसी दौरान दूसरी तरफ यानकी और उसका भाई एस्टर को ढूंढते हुए बर्लिन पहुंच जाते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां एस्टर का अतीत और उसका वर्तमान आमने सामने आने वाला होता है। सुबह का समय होता है। यानकी होटल के कमरे में मौजूद होता है। उसी दौरान यानकी का भाई अपना सामान खोलने लगता है। तभी यानकी की नजर उसके बैग में रखे एक अजीब से बॉक्स पर जाती है। उत्सुकता में जब वो बॉक्स खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक गन होती है। जैसे ही यानकी उस गन को देखता है वो घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, ओह माय गॉड, ये इसे अपने साथ गन लेकर आ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद एस्टर एक म्यूजिक स्कूल पहुंचती है। वहां एक खास म्यूजिक प्रोग्राम का फॉर्म भरा जा रहा होता है। जब वो फॉर्म जमा करती है तो वहां बैठी महिला ध्यान दिलाती है कि उसने एड्रेस वाला कॉलम खाली छोड़ दिया है। महिला कहती है, बेटा, तुमने अपना पता नहीं भरा है। एस्टर थोड़ी झिझकते हुए अपनी माँ के घर का पता लिख देती है, क्योंकि इस समय उसके पास खुद का कोई ठिकाना नहीं होता। उधर यानकी और उसका भाई एस्टर को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ के घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से उसकी माँ साफ शब्दों में कह देती है कि एस्टर यहाँ नहीं आई है। इतना कहकर वो उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद होने के बाद वो अपनी एक दोस्त से बात करती है और कहती है कि मुझे अपनी बेटी पर तरस आता है। उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई थी। इसके बाद कहानी हमें एस्टर की शादी के फ्लैशबैक में ले जाती है। शादी का माहौल दिखाया जाता है। चारों तरफ खुशियां होती है, लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। सबको लगता है कि ये एस्टर के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन अंदर से एस्टर की खुशी अधूरी होती है। कट करके कहानी फिर वर्तमान में आती है। एस्टर अब म्यूजिक स्कूल में होती है, जहां स्टूडेंट्स म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एस्टर भी उस म्यूजिक प्रोग्राम में हिस्सा लेती है, लेकिन वहां मौजूद एक लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो लड़की कहती है कि ऑर्थोडॉक्स समाज में औरतों को कोई आजादी नहीं दी जाती। सारी आजादी सिर्फ मर्दों के लिए होती है। औरतों को बस घर के अंदर रहने वाली चीज समझा जाता है, जिनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है। ये बातें सुनकर एस्टर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोर से कहती है, बकवास बंद करो, मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हूं। मैं भी इस म्यूजिक प्रोग्राम में हिस्सा लूंगी और करके दिखाऊंगी। इसके बाद सभी मिलकर म्यूजिक की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ एस्टर बाकी स्टूडेंट से उसकी दोस्ती हो जाती है। उसकी सादगी और लगन सबको पसंद आने लगती है और वो पक्की दोस्त बन जाते हैं। अब कहानी फिर से एस्टर की शादी के समय पर जाती है।
दिखाया जाता है कि शादी के बाद उसके बाल काटे जा रहे होते हैं। एस्टर चुपचाप बैठी रहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसका दर्द साफ दिखता है क्योंकि वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह चाहकर भी इस रस्म को रोक नहीं पाती। उधर दूसरी तरफ यंकी और उसका भाई अब भी एस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एस्टर अपने दोस्तों के साथ रहती है और पूरे भरोसे के साथ कहती है, मैं इस म्यूजिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जीत कर दिखाऊंगी। एस्टर का आत्मविश्वास देखकर उसके दोस्त उससे कहते हैं, चलो जरा हमें पियानो बजाकर दिखाओ, हम भी देखें कि तुम कैसा बजाती हो। एस्टर पियानो बजाना शुरू करती है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा पुराना होता है। इसे देखकर वही लड़की कहती है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी हमें यकीन नहीं होता कि हम जीतेंगे या नहीं, और तुम पुराने स्टाइल में बजाकर भी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो। फिर वह आगे कहती है, तुम्हारा अंदाज देखकर तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम क्या, अगले 10 प्रोग्राम्स में भी तुम नहीं जीत पाओगी। ये शब्द एस्टर के दिल को तोड़ देते हैं। वो बहुत दुखी हो जाती है, चुपचाप वहां से उठती है और वो बाहर निकल आती है। बाहर आकर रोते हुए अपनी दादी को फोन करती है और कहती है, दादी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहां दिखाया जाता है कि एस्टर और यांकी की शादी को काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसी बात को लेकर एस्टर पर घरवालों का, खासकर औरतों का लगातार दबाव बना रहता है। हर बार वही ताने, वही सवाल, और एस्टर बस चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। इसी बीच एस्टर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा आने वाला है। ये खबर एस्टर के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वो इस बच्चे के साथ एक नई, सादी और खुशहाल जिंदगी जिएगी। दूसरी तरफ यांकी अपने भाई के साथ एक औरत से मिलने जाता है, जहां वो दिल खोलकर अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है कि शायद उसकी पत्नी एस्टर उसके साथ खुश नहीं है और वो जानना चाहता है कि उसकी खुशी के लिए उसे क्या करना चाहिए। उस औरत की सलाह साफ होती है, हर हाल में उसका साथ दो, उसकी मदद करो और उसे वो सब दो जिसकी उसे जरूरत है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे हर मौके पर उससे बच्चे को लेकर सवाल किए जाते हैं, जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। यांकी एस्टर की मां के घर पहुंचता है। जाने से पहले वो एक नंबर छोड़ देता है और कहता है कि अगर एस्टर के बारे में कुछ भी पता चले तो उसे जरूर बताया जाए। इधर यांकी का भाई एस्टर के अचानक गायब होने को लेकर शक करने लगता है। उसे लगता है कि जरूर एस्टर को कहीं छुपाया गया है और सच्चाई सबसे छुपाई जा रही है। इसी शक में एक दिन वो चुपचाप एस्टर की मां के घर घुस जाता है और छानबीन करने लगता है। वहां उसे एस्टर के म्यूजिक प्रोग्राम के फॉर्म मिलते हैं, जो पोस्टमैन वहां छोड़ गया था, क्योंकि एस्टर ने वही पता दिया था। इसी दौरान दिखाया जाता है कि एस्टर अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक क्लब में पहुंचती है। वहां वो खुलकर नाचती है, मुस्कुराती है और एक लड़के के साथ डांस करती नजर आती है, जो धीरे धीरे उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। यांकी का भाई भी किसी तरह उसी क्लब में पहुंच जाता है और एस्टर को वहां देख लेता है। सबूत के तौर पर वो एस्टर की कई तस्वीरें खींच लेता है, जिनमें वो अपने दोस्त के काफी करीब खड़ी होती है। इसके बाद एक और दिन दिखाया जाता है, जब एस्टर खाने पर यांकी के घर आती है। वहां मौजूद सारी औरतें फिर से बच्चे न होने की बातें शुरू कर देती हैं। ये सब सुनकर एस्टर का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में वहां से अपने घर लौट आती है। घर आकर वो बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचती है कि यांकी के घर आते ही सबसे पहले उसे यही खुशखबरी सुनाएगी। वो कितनी खुशी महसूस करेगा, यही सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद यांकी घर आता है। एस्टर जैसे ही उसे बच्चे की खबर बताने वाली होती है, तभी यांकी सवालों की बौछार कर देता है, तुम मेरी माँ के घर से अचानक यहाँ क्यों चली आई? बात धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है। गुस्से में यांकी कह देता है,
एक तो हमारा बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। ध्यान से सुन लो, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स का शब्द सुनते ही एस्टर पूरी तरह टूट जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यांकी उससे ऐसी बातें कहेगा। वो अंदर से बिखर जाती है, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा या किया वो सिर्फ बच्चे और अपने रिश्ते के लिए ही तो था। उस पल एस्टर मन ही मन फैसला कर लेती है, अब वो किसी के लिए नहीं जिएगी, अब वो अपने लिए जिएगी, अब वो एक आजाद जिंदगी चुनेगी, क्योंकि उसे लगने लगता है कि यहां कोई भी उसका सच में ख्याल नहीं रखता और शायद भाग जाना ही अब सबसे सही रास्ता है। फिर यांकी उसे वही क्लब वाली तस्वीरें दिखाता है। जैसे ही वो देखता है कि एस्टर किसी दूसरे लड़के के साथ है, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, जलन और दर्द सब एक साथ आ जाते हैं। वो घबराकर घर भागता है और सबके सामने कह देता है कि एस्टर ने उससे बहुत कुछ छुपाया है। वो रोते हुए कहता है, उस दिन मैंने गुस्से में तलाक की बात जरूर कही थी, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो घर छोड़कर चली गई। ऐसा नहीं कि मुझे उससे प्यार नहीं है, आज भी मैं उसे बहुत चाहता हूं, लेकिन अब मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देख लिया है। इस पर उसकी मां यांकी से साफ कह देती है, तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि एस्टर क्या चाहती थी। तुम ये भी नहीं समझ सके कि वो तुम्हारे लिए क्या थी और तुम उसके लिए क्या थे। अगर तुमने उसे समझा होता तो वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। वो आगे कहती है कि एस्टर किसी गलत रास्ते पर नहीं गई थी, वो बस अपने दोस्तों के पास गई थी, अपनी सांस लेने की जगह ढूंढने। इधर एस्टर को यांकी का भाई देख लेता है। वो जबरदस्ती उसे पकड़कर गाड़ी में बैठाता है और एक सुनसान पार्क में ले जाता है। वहां वो उसे डराने लगता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो एस्टर। तुम्हें क्या लगता है तुम इस शहर में अकेली रह पाओगी बिना किसी सहारे के? जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा उस दिन तुम रोती हुई वापस आओगी, लेकिन तब तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे बंदूक थमाते हुए कहता है, ये अपने पास रखो, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती समझ आ जाए उसी दिन खुद को शूट कर लेना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। डरी समी एस्टर अपनी मां के घर पहुंच जाती है। पहली बार वो अपनी पूरी जिंदगी का दर्द अपनी मां के सामने खोल देती है। मां बेटी दोनों रोने लगती है। इतने सालों की जुदाई और अधूरी बातें एक साथ बाहर आ जाती है। एस्टर अपनी मां से गुस्से में पूछती है, मां, आपने मुझे बचपन में ही खुद से दूर क्यों कर दिया? हम सबसे अलग क्यों रहते थे? तब उसकी मां उसे सच बताती है, बेटा, मैं तुम्हारे पापा को पसंद नहीं थी और वो मुझे। हर वक्त झगड़े होते रहते थे। तंग आकर मैंने तलाक लिया, लेकिन कोर्ट ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे नहीं दी। तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ भेज दिया गया, जबकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे। ये सब सुनकर एस्टर टूट जाती है और जोर से अपनी मां के गले लग जाती है। अगले दिन एस्टर की मां उसे एक म्यूजिक प्रोग्राम के लिए तैयार करती है, क्योंकि आज एस्टर का बड़ा इम्तिहान था। एक ऐसा मंच जहां उसे अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। जब वो वहां पहुंचती है तो उसके दोस्त भी उसे सपोर्ट करने आते हैं और वहीं यांकी भी आ जाता है। स्टेज पर जाकर एस्टर सबको बताती है, आज मैं पियानो नहीं बजाऊंगी, आज मैं गाना गाऊंगी। वो सबके सामने खुलकर बोलती है कि कैसे जूविश रिलीजन में उसे रोका गया, हर चीज पर पाबंदी लगाई गई, उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी नहीं मिली। वो अपने दर्द को शब्दों में नहीं बल्कि गाने के जरिए बयान करती है। उसकी आवाज में सालों का दर्द साफ झलकता है, तन्हाई, घुटन और अधूरी ख्वाहिशें। गाना खत्म होते होते पूरा हॉल भावुक हो जाता है। सब लोग उसकी परफॉर्मेंस में खो जाते हैं। बाहर आकर यांकी उससे मिलता है और कहता मैंने तुम्हारा गाना सुना, तुमने बहुत अच्छा गाया। मुझे अब समझ आया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसे वापस घर चलने के लिए मनाने लगता है, लेकिन एस्टर साफ कह देती है, नहीं यांकी, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। ये जिंदगी मुझे बहुत प्यारी लगती है। आजादी में सुकून है,
यानकी उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाता है, यहां तक कि अपनी संस्कृति के खिलाफ जाकर अपने बाल भी काट लेता है। लेकिन एस्टर का फैसला अटल होता है। यानकी का भाई भी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर एस्टर उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। अब वो ठान चुकी थी कि वो किसी दबाव में आकर नहीं जिएगी। वो आजादी की जिंदगी जिएगी, खुले आसमान में उड़ते उस पंछी की तरह जिस पर किसी की रोक टोक नहीं होती। और इसी के साथ एस्टर अपनी नई जिंदगी चुन लेती है। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अनऑर्थोडॉक्स हमें सिखाती है कि जिंदगी किसी की उम्मीदों पर नहीं, अपने सच पर जीनी चाहिए। अगर आजादी की कीमत अपनों से दूरी भी हो, तो भी खुद से बेवफाई नहीं करनी चाहिए।